नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम लगातार हिमाचल प्रदेश के तमाम 4 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है और जिस तरीके से इस चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो उसी कड़ी में आज कांगड़ा लोकसभा सीट के कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा से बात करना बहुत जरूरी है। सर, सबसे पहले स्वागत है। सर, किस तरीके से देखते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक लंबी गुत्थम गुत्थी के बाद आपके नाम का ऐलान हुआ, तो अब चुनावी रण में आप उतर चुके हैं और किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है और जनता के बीच किन मुद्दों के साथ आनंद शर्मा पहुंच रहे हैं? कि पहले तो मैं संगठन नेतृत्व के आदेश पर और यहां से हमारे तमाम पुराने साथियों के सामूहिक आग्रह पर चुनाव के लिए आया हूं। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और अच्छी बात यह है कि पूरा दल एकजुट होकर मेरे साथ खड़ा है। 16 में से 11 विधायक हमारे हैं। 17वें पर तो उपचुनाव हो रहा है धर्मशाला में। हमारे काम को और जीवन में जो भी संघर्ष और काम किए हैं, यहां से लोग भली भांति परिचित हैं। मेरे लिए नया इलाका है नहीं जी। शिमला जन्मभूमि है, पूरा हिमाचल कर्मभूमि रहा है और पूरा भारत, क्योंकि राष्ट्रीय पद पे संगठन में पे कहूं केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वो अलग एक बात है। तो इस इलाके में मैं छात्र संगठन के दिनों से आता रहा हूं। सारी इकाइयों का हमने गठन किया, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में। तो उस समय से लोग जुड़े हैं। मैं युवक कांग्रेस का हिमाचल का अध्यक्ष रहा। चंबा कांगड़ा का कोई ब्लॉक नहीं है जहां व्यक्तिगत रूप में न गया हूं। बाद में जब चुनाव के प्रचार के लिए आया हूं, हर विधानसभा क्षेत्र में हमने चुनाव प्रचार किया है। 1980 के दशक से मैं भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, संसद सदस्य भी था, इंदिरा जी ले गई थी। उन्होंने ही प्रोत्साहित किया, वही प्रेरणा मिली। बाद में राजीव जी के संग काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया। तो उस समय से कोई भी बड़ी कांग्रेस की रैली यहां या शिमला में नहीं हुई या दूसरे चुनाव क्षेत्रों में, चाहे मंडी में हुई हो जी, चाहे कुल्लू में हुई हो, ढालपुर में, चाहे मंडी पड्डल में मैदान में जलसे हुए हों, शिमला में हुए हैं बड़े जलसे, कांगड़ा में हुए हैं, चाहे पालमपुर हुआ है, रैत में हुए हैं, चंबी में हुआ है, धर्मशाला में, हर जनसभा में मैं स्वयं आया हूं। तो लोग परिचित हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पुराने साथी नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे। विषय राष्ट्रीय भी हैं, कुछ प्राथमिकताएं इस संसदीय क्षेत्र की हैं और हिमाचल की हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारा मैनिफेस्टो है। हमने नौजवान की बात रखी है जी, रोजगार के अवसर पैदा करने की एक अप्रेंटिसशिप स्कीम लाए हैं। किसान की बात रखी है, किसान के साथ अन्याय हुआ है, अन्नदाता के साथ। लोगों ने वो देश की दृश्य देखे हैं हृदय विदारक, जब देश का किसान एक आजाद भारत में देश की राजधानी में गुहार लगाने के लिए जाए और उन्हें जाने न दिया जाए, दिल्ली को छावनी बना दिया जाए, खाइयां खोद दी जाएं, भालों की तरह की कीलें लगा दी जाएं, कंटीले तार लगा दिए जाएं और अंबाला पहुंचते तक सर्दी के दिनों में उन पे टीयर गैस, अश्रु गैस, वाटर कैनन्स, लाठी, ये दृश्य भी हृदय विदारक थे। तो इसलिए हमने किसान के लिए जो एमएसपी गारंटी का कानून हम लाएंगे, ये हमने घोषणा कर दी है। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर बनी हैं बातें जी, तो विस्तृत रूप में उल्लेख है। महिलाओं के लिए उनका सम्मान बढ़े, उनको भी बराबरी के अवसर मिले। जो नौकरियां हैं उसमें 50% आरक्षण। अब किसी को उस पर भी आपत्ति हो तो दुख की बात है, वो मिलेगा। 30 लाख
सरकारी नौकरियां वो खाली पड़ी हैं, उनकी भर्ती करने का हमने घोषणा कर दी है। महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना में जो गरीब परिवार की होंगी बिना भेदभाव के 1 लाख रुपया साल का मिलेगा। साथ में देश की सुरक्षा से जुड़ी बात, भारत की सेना से, फौज में सबसे ज्यादा लोग, जनसंख्या प्रतिशत अनुपात की अगर आप बात करें तो पहला स्थान हिमाचल का है देश में जी। और हिमाचल में पहला स्थान कांगड़ा चंबा इस लोकसभा क्षेत्र का है। अब ये सरकार अग्निवीर योजना लाई है, 4 साल के, केवल 4 साल के लिए फौज में जवान जाएंगे, बाद में 75% बाहर आ जाएंगे। 4 साल में तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती और बाहर आएंगे, उनको कोई सुविधा नहीं, कोई पेंशन नहीं। अब सरकार ये कहती हो कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, आर्मी की कैंटीन से राशन तक नहीं खरीद पाएंगे। अगर सीमा पर प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार का ये कहना कि 11 लाख रुपया लेकर आएगा, पहाड़ जैसी जिंदगी है, क्या है 11 लाख? उस 11 लाख में से भी 5.5 लाख उसके अपने वेतन से कटे हुए हैं। और मुझे बहुत परिवारों ने बताया कि हाँ, उनको तो जीवन आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। लोग, मुझे जो बताया गया कि शादियां नहीं हो पाएंगी, कि कच्चा फौजी है, आगे कुछ नहीं है, सब चाहते हैं जहां बेटियां भी जाएं तो सुरक्षित रहें, आश्वस्त हो। हमने स्पष्ट रूप में कह दिया, बातचीत करके भारत की सेना के लोगों से, बड़े अधिकारियों से, भूतपूर्व सैनिकों से, एक सबकी राय लेकर हमने अपने मैनिफेस्टो में वचन दिया है कि ये अग्निवीर योजना को खारिज करेंगे हम, और पुरानी भर्ती और सारी वो सुविधाएं, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, वो वापस लौटाई जाएंगी। सर, इसी जो ये चुनावी गारंटियां हैं, इसके तहत आपके मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूं तो न्याय पत्र नाम जो है इसको दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या बेनिफिट्स होंगे, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, आपने बता दिया। अगर हिमाचल के पर्सपेक्टिव से जानना चाहें तो इस न्याय पत्र से हिमाचल को क्या बेनिफिट्स? हिमाचल भारत का हिस्सा है ना, जो देश में मिलेगा वो हिमाचल में भी मिलेगा। हिमाचल के चुनाव में हमने राज्य स्तर की गारंटी दी थी, ये राष्ट्रीय स्तर की गारंटी से जी। ये राष्ट्रीय चुनाव है, भारत का बड़ा चुनाव है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। हिमाचल में जो हमने कहा था, हमने निभाया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, महिलाओं के लिए 1500 रुपए, बीजेपी उसको रोक रही थी, वो लागू हो रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जैसे चुनाव हो गया, आचार संहिता नहीं रही, तो पिछले 2 महीने का तुरंत मिल जाएगा, अप्रैल और मई का, और जून का जुलाई में मिलेगा, फिर हर महीने 1500 मिलेंगे। और अब तो केंद्र में आशा है, उम्मीद है कि बदलाव होगा, तो 1 लाख रुपया वो भी मिलेगा साल का जी। किस तरीके से आप देखते हैं सर कि 17 विधानसभा क्षेत्रों वाली ये कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों की काफी आशाएं रहती हैं नेताओं से, आप किस विजन के साथ लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं? देखिए, जो मेरी जीवन की अपनी गाथा है, जो एक तो अनुभव है, एक योगदान है, जो तो लोगों का विश्वास है मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि ये हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्धता से काम करेंगे। मैंने हिमाचल में और देश में बड़ी योजनाएं, नीति और संस्थाएं बनाई हैं। मैं क्योंकि यहां से प्रत्याशी हूं, इसलिए केवल यहीं की बात करूंगा। हिमाचल के लोगों का पासपोर्ट हिमाचल में नहीं बनता था। जब मैं विदेश मंत्री था, पहले फैसलों में से था कि शिमला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आया जी। जब मैंने कार्यभार छोड़ा तो 1,37,000 के लगभग पासपोर्ट बन चुके थे। इससे हमारे बेटे बेटियों को अवसर मिलता है देश के बाहर भी जाकर पढ़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का और मुकाबला करने का, अपनी पहचान बनाने का। उसमें प्रावधान था कि बाद में रीजनल ऑफिसेज भी इसके बनेंगे और जिलों में। वो हुआ। अब आपका पासपोर्ट शिमला की जगह
पहले तो पंजाब जाना पड़ता, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अब पालमपुर भी बनता है, धर्मशाला भी बनते हैं, 20 दिन में सबको पासपोर्ट मिल जाता है। तो एक तो ये काम। देश की आज़ादी के बाद 5 IIT बने थे। अब जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, हमारी सरकार ने फैसला किया, कैबिनेट का फैसला था कि हम IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और बनाएंगे, 5 और 7, और साइंस के भी बनाए, विज्ञान के। तब हमने हिमाचल में लेकर आए। हर राज्य को तो नहीं मिला ना जी। एक IIT हिमाचल में आई। मैं केंद्र का मिनिस्टर था, उसका शिलान्यास मैंने रखा फरवरी 2009 में, मंडी में, कमान वैली में, दरंग में। हजारों करोड़ का कैंपस बना है, विश्व स्तरीय। आप सोचिए कितनी बड़ी संस्था बनी है। ESI का अस्पताल आया। अब कांगड़ा में, क्योंकि मैं हिमाचल का प्रतिनिधि था, चंद्र कुमार लोकसभा के सदस्य थे, हमने बात करके, मांग करके, हमारी सरकार थी, निफ्ट लेके आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। वो तालपुरा में है, धर्मशाला के पास। सौभाग्यवश जब 2009 के बाद सरकार बदली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री तो मैं था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का भी भार मुझे दिया, कार्यभार, कपड़ा मंत्री का जी। तो उसमें जो जरूरत थी, जो फंड्स एलोकेट करने थे, सैकड़ों करोड़ थे। एक विश्व स्तरीय कैंपस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट का भी बना दिया। कांगड़ा की चाय मशहूर है, उसको दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचाया। टी बोर्ड का एक ही दफ्तर था कोलकाता में, हेडक्वार्टर्स। अब दूसरा दफ्तर पालमपुर में है, उस पर विस्तार हो रहा है। आज मेरी आखिरी जनसभा थी, उसके नजदीक ही टी बोर्ड का एक और भी वहां पे फैसिलिटी उन्होंने बनाई है। इंडस्ट्रियल पार्क, जहां से रोजगार पैदा होते हैं। नाला गड़बद्दी था, उसमें भी हमने काम किया, उसकी एक सूची अलग है। पर 2 बड़े बनाए, एक कंदरौरी इंदौरा में 150 करोड़ का, और ये मैंने सैंक्शन किया था, मैं उद्योग मंत्री था देश का, और दूसरा पंडोगा ऊना में, वो हरोली में है। वो दोनों काम कर रहे हैं। सेरिकल्चर के एक्सटेंशन रेशम के लिए 2 दिए थे, एक यहां पालमपुर में, एक घुमारवीं में। एक राष्ट्रीय स्तर का इंडस्ट्रियल स्किल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है परवाणु में। तो ये बड़ी संस्थाएं हैं, सूची बहुत लंबी है, और बहुत काम किए हैं MP लैड्स के माध्यम से। ओल्ड एज होम्स, केयर होम्स, ऑर्फनेजेस, महिला मंडल भवन, सामुदायिक भवन, 1-2 नहीं, दर्जनों में। स्टेडियम्स, यूनिवर्सिटी का ब्लॉक, शिक्षा संस्थाएं, हॉस्टल्स। तो ये तमाम चीज संस्थाएं अपनी गवाही देती हैं। इस दिन मैं नामांकन पत्र भी भरने गया हूं DC कार्यालय में, और उनके बाहर उनके सुपरिंटेंडेंट महिला थी, हम लोग बैठे थे। वहां पर भी कोई व्यक्ति आया, मैं सोचा कोई जिसका प्रार्थना पत्र दे रहा है, पर वो नहीं था। उसने कहा आपने मेरे चिट्ठी पर यह काम किया था, और वो ओवरहेड ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स एक गांव में लगाने के, और वही कुछ दिन पहले बैजनाथ में हुआ। हर जहां भी जा रहा हूं, लोग खुद आ रहे हैं सैंक्शन लेटर लेके कि साहब आपने ये किया था। तब जब हम एक संस्थाएं बना रहे थे, काम कर रहे थे, कुछ सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को कांग्रेस पार्टी आदेश देगी, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने आऊंगा। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, पार्टियां जो हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो मंचों से ये भाषण देते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पे प्रहार करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। फिर आनंद शर्मा कैसे? आनंद शर्मा तो पुराने योद्धा हैं संगठन के, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इनके भी तो भागे हैं कई जगह पे। बीजेपी जो मर्जी प्रचार करे,
कांग्रेस को अपने कैंडिडेट का परिचय नहीं देना पड़ रहा, ना फोटो भेजनी पड़ रही है, लोग जानते हैं। ये कार्यभार बीजेपी का उन पर बोझ है। सर, दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल जो है वो देश का बनाना चाहते हैं और एक प्रदेश का बनाना चाहते हैं, प्रदेश का हब। हाँ, प्रदेश का बनाना चाहते हैं और प्रदेश को जो है वो पूरे देश का टूरिज्म कैपिटल बनाना। हिमाचल में पोटेंशियल है, आप किस तरीके से देखते हैं? ये है, इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा बड़े पैमाने पे, कांगड़ा में भी और चंबा में भी, और इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 1928 से जो है नैरो गेज लाइन से जो है उसको इन्होंने बंद कर दिया जी। नैरो गेज से ब्रॉड गेज करने का था, ब्रॉड गेज तो हुई नहीं, नैरो गेज भी बंद कर दी। लोग बड़ी तकलीफ में, ये मेरी प्राथमिकताओं में होगा। हम अपनी प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं बहुत शीघ्र सार्वजनिक रूप में उसको उजागर करेंगे, दोनों जिलों के लिए, पूरे चुनाव क्षेत्र के लिए। सर, थर्ड फेज में जो है वो मतदान हो चुका है। इस पूरे ही सिनेरियो में जो इंडिया गठबंधन है, आप किस तरीके से देखते हैं कि कहां? देखिए, प्रजातंत्र में क्या चीज जरूरी है? एक तो ये संविधान ने अधिकार दिया सबको एक वोट का, और जनता की वोट तय करती है अगले 5 साल की दिशा का, सरकार का, और कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच की सरकार होगी। पर हर चुनाव में जनता को ये भी अवसर मिलता है कि जवाबदेही तो तय करें, लेखा जोखा तो करें। छोटी संस्थाओं में भी हिसाब किताब होता है। ये तो भारत का चुनाव है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लुभावने वायदे किए थे, बातें की थी 2014 के भी, 2019 में। अब वो शायद कुछ भ्रम में है कि वायदा करो, ये नई रिवायत है, भूल जाओ। लोग पूछें तो क्या अधिकार है उनका? नया वायदा करो, पिछले का जिक्र मत करो, अगली बार आओ एक और नया वायदा कर दो। अब लोग भी तो समझ चुके हैं, विवेक रखते हैं, समझदार हैं। अब लोग प्रश्न करेंगे, हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। जनता प्रजातंत्र में जवाबदेही तय करती है। कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 टर्म से बीजेपी जो है वो लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। नंबर्स ऑफ वोटर्स की अगर बात करें तो 5 डिजिट से जो है वो अब 6 डिजिट की तरफ लगातार एक बड़ा मार्जिन जो है जीत का उन्माद था ना। हर चुनाव अलग होता है जी, हर चुनाव अलग होता है। पिछली बार सबको पता है कि क्या चुनाव था, क्या उन्माद था। 2014 का भी सबको पता है, तब तो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में। पिछली बार तो एक राष्ट्रवाद का उन्माद था पुलवामा बालाकोट के बाद। इस बार कोई ऐसी बात नहीं है, इस बार चुनाव होगा। आप तो खुद एक बड़े स्टार प्रचारक जो हैं, पिछले कई चुनावों में रहे हैं दूसरे पूरे देश में। जी, पूरे देश में। तो आनंद शर्मा को और भी स्टार प्रचारक की जरूरत है कांगड़ा की? नहीं, मेरे इतना बड़ा इलाका है तो पार्टी, मैं तो दल का हूं ना। आनंद शर्मा अकेला नहीं लड़ रहा, मेरे पीछे पूरी कांग्रेस है, पूरा दल है। मेरी कांग्रेस के मेरे साथी, मेरे सहयोगी नेता जरूर आएंगे। जब हम सब के लिए प्रचार करते थे, बड़े नेताओं के लिए, तो हमारे लिए भी हमारे साथी आएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं कि इन लोकसभा चुनावों के साथ जो है उपचुनाव भी हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, तो ये साथ में होना जो है वो कोई चुनौतियां पैदा करते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता में भी जो है दोबारा मुझे नहीं लगता। लोग विधानसभा और लोकसभा समझते हैं। दूसरा, विधानसभाओं में भी अधिकांश कांग्रेस जीतेगी उपचुनाव। हिमाचल की जनता जो है वो लगातार इस दल बदल की जो परिस्थिति को जो है वो काफी अलग नजरिए से देख रही है। आप किस तरीके से समझते हैं कि किस राजनीति? लोग अच्छा नहीं समझते, ये सिद्धांत की राजनीति नहीं है। बीजेपी ने कई जगह पे ये ऑपरेशन लोटस करके सरकारें गिराई हैं। उत्तराखंड में हमारी सरकार गिराई, सबसे पहले अरुणाचल में शुरू हो गए, सीमावर्ती राज्य में, कहीं छोड़ा ही नहीं। मौका लगा तो मध्य प्रदेश ले लिया, कर्नाटक ले लिया, जबकि यहां भी मारा कामयाब नहीं हुए। अब हमारी सरकार और मजबूत होगी हिमाचल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो एक साधारण परिवार से उठ के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार और पूरी अपनी कार्यकाल पूरा करेगी। जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार लोगों के बीच जा रही है कि 400 पार, तो इस बार किस तरीके से आप देखते हैं? मैं इस पे 2 चीज कहूंगा।
पहले तो ये प्रजातंत्र का और मतदाता दोनों का अपमान है। चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं हुई और नतीजा पहले बता रहे हैं सत्ताधारी दल। ये हो सकता है कभी? और वो भी 400 पार, क्योंकि देश का संविधान बदलना है। जनता समझ गई है, कोई 400 पार नहीं, ना कोई 300 पार, 200 पार भी नहीं लग रहा। भूल जाएं इस बात को। चुनाव की घोषणा से पहले नतीजा की घोषणा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, गजब है। और साथ में प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स बना दी कि मेरे दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 100 दिन में इतने इतने काम होंगे। ये संविधान का अपमान है। पुराने भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने कहा है ग्रॉस इम्प्रोप्राइटी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था। कैसे टास्क फोर्स बन गई? तो सरकार, चुनाव होना, नतीजे आने, कल को हार गए तो कौन सी टास्क फोर्स कैसे बना दी? तो ये जो चुनावों का ये जो रन है, इनमें सबसे ज्यादा जो आरोप प्रत्यारोप के साथ, मैं तो कोई आरोप लगाया नहीं अभी तक। लगाया जी? एक भी आरोप लगाया हो या किसी को बुरा बोला हो? जी। मेरी बात अकाट्य सत्य पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। हमारी एक बात का जवाब दें, हमारे विरोधी अपने काम का बताएं, ब्यौरा दें। मैं छोटी लकीर खींचने में विश्वास नहीं करता। हमने आरोप नहीं लगाया। अगर कहा कि वायदा खिलाफी हुई है, वो आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। हमने तो नहीं उनका मैनिफेस्टो लिखा था, ना उन्होंने हमारा लिखा। अगर हम जवाब दे हैं तो वो कैसे उससे मुक्त है? चलिए, आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से 4 जून को जो है रिजल्ट निकलने वाला है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों उनके और बाकी के नेता हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, लगातार कहते आ रहे हैं कि 4 जून को जो है वो देश की सरकार फिर से बीजेपी की बनने वाली, प्रदेश में भी सरकार बदलेगी। आनंद शर्मा इस बयान, देखो, प्रदेश की सरकार तो कायम रहेगी, मजबूत होगी। अब देखिए, उनको खुशफहमी में रहने दीजिए। ये भी जनता का अपमान है। अरे मत तो दे दे जनता, जनमत किसको कहते हैं? सच्चाई सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के कैंडिडेट आनंद शर्मा, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। आज की बातचीत में बस इतना ही। आप बने रहिए देश और प्रदेश की खबरों के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।